नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी हिंदी वर्णमाला यानी हम जो हिंदी पढ़ते हैं उसमें कितने अक्षर होते हैं। अक्सर मैं देखती हूँ कि हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के लोग भी जो कि ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, हिंदी बहुल इलाका होता है, वहाँ पर भी लोगों की समस्या होती है कि हिंदी के वर्णों की कुल संख्या बहुत से लोगों को पता नहीं होती। कोई कहते हैं कि 40 है, कभी 42 है, कभी 44 या अलग अलग संख्या बोलते रहते हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि हिंदी के कुल कितने वर्ण होते हैं, जिसमें कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी की वर्णमाला जो है उसकी लिपियों का नाम देवनागरी लिपि कहते हैं। अच्छा, ये वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्ण यानी अक्षर, जैसे कि हम एक क लिखे या ख लिखे या कोई भी अक्षर लिखें तो यह एक वर्ण है, यह एक अक्षर है। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, दो नाम है इसका। तो इसका जो समूह, इसका जो ग्रुप होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला देखिए, जैसे इतने सारे अक्षर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, स्वर के पूरे अक्षर यहाँ हैं, व्यंजन के हैं, और ये सब एक व्यवस्थित तरीके से लिखे गए हैं। हम यहाँ पर अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते कि पहले अ लिखा, उसके बाद जी में आया तो हमने पहले ई लिख दिया, फिर ए लिख दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसकी एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्थित क्रम में हमें लिखना होता है। और इसी व्यवस्थित क्रम में लिखे गए सारे जो वर्ण हैं, सारे अक्षर हैं, वो एक माला की तरह पिरोए गए हैं। यहाँ पे देखिए, हम किसी को एक दूसरे के स्थान से हटा नहीं सकते। तो इसी व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के लिखने की इसी व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। कह सकते हैं आपके वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का इंग्लिश मीनिंग होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स इंग्लिश का जो ABCD आप Z तक सीखते हैं, A से Z तक, वो A एक कहें या B एक कहें, C कहें, D कहें, अलग अलग कहें तो वो एक लेटर होगा। लेकिन जब हम A से Z तक कहीं लिखें या उसके बारे में बात करें तो हम उसे इंग्लिश का लेटर नहीं, हम उसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कहेंगे। इसी तरह हम जब स्वर, व्यंजन, शब्दाक्षर इत्यादि सब की एक साथ बात करते हैं, जिसमें हिंदी के सारे वर्ण आ जाएं, तो उसे हम हिंदी की वर्णमाला कहेंगे। हिंदी की वर्णमाला में जब हम अ ध्वनि को लिखते हैं, हिंदी की वर्णमाला में जब हम क ध्वनि को लिखते हैं, तो ये जो लिखने का डिजाइन आप देख रहे हैं, वह उसे हम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ कहते हैं। जैसे कि अ ध्वनि जो मैंने अभी मुंह से निकाली है, वह किसी भी भाषा के लोग निकाल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले भी अ कह सकते हैं, संस्कृत बोलने वाले भी अ कह सकते हैं, उड़िया बोलने वाले भी और उर्दू बोलने वाले भी, किसी भी भाषा में, फ्रेंच के लोग भी कह सकते हैं, जापानीज भी कह सकते हैं, चाइनीज भी, अ ध्वनि कोई भी निकाल सकता है। लेकिन जब हम इन ध्वनियों को, जैसे कि हमने कहा अ, मैंने कहा अभी आ, ई, इस तरह की ध्वनियाँ हम निकालें और उसे जब हम कागज पर लिखना चाहें, तो हर भाषा के लोगों ने इसके लिए अलग अलग डिज़ाइन बना रखा है। इसी डिज़ाइन को हम लिपि कहते हैं। हिंदी में हम अ ध्वनि को इस डिज़ाइन में लिखते हैं, इसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी में क ध्वनि को हम इस डिज़ाइन में, इस स्टाइल में लिखते हैं और इसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला की लिपि जो है
उसे हम देवनागरी लिपि कहेंगे। हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी वर्णमाला में जैसे कि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं और बड़ी आसानी से याद रहता है कि इंग्लिश वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 यानी कि 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं इसके बारे में जो दुविधा होती है उसे बिल्कुल भूल जाइए और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 या 52 अक्षर होते हैं। 52 कैसे होते हैं, इसे गिनने में कई बार असुविधा होती है। यह असुविधा आज मैं दूर कर देती हूँ। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, आप जानते होंगे। हिंदी वर्णमाला को हमेशा 2 भागों में बांटा जा सकता है, ये हम कहते हैं। इसे कहते हैं पहला जो भाग है हिंदी वर्णमाला का उसे हम स्वर कहते हैं और दूसरा भाग जो हम हिंदी वर्णमाला को बांट सकते हैं जिसमें उसे हम व्यंजन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हिंदी की वर्णमाला को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। इंग्लिश में भी हमने पढ़ा है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स 5 होते हैं और बाकी अक्षर को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, लेकिन हम उसके लिए कोई अलग ग्रुप या समूह नहीं बनाते। जब भी हम इंग्लिश का A to Z लिखते हैं, कभी भी A, E, I, O, U जो कि वॉवेल है उसे एक साथ लिखने के बाद B, C, D, F ऐसे नहीं लिखते। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, या कह सकते हैं कि इंग्लिश की वर्णमाला या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक साथ मिले हुए होते हैं, अलग अलग उसे समूह में नहीं लिखा जाता। लेकिन हिंदी में यह मिले हुए नहीं होते हैं। पहले हम स्वर को लिखते हैं और उसके बाद व्यंजन लिखते हैं, इस तरह से। हम पहले स्वर लिखते हैं जो कि हिंदी का वॉवेल आप कह सकते हैं और उसके बाद हम व्यंजनों को लिखते हैं। तो देखिए इसके कुल संख्या, अक्षरों की कुल संख्या, हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या मैंने आपको बताई 52। चलिए इसे गिन लेते हैं। स्वर इसमें होते हैं 11 और अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। व्यंजनों की संख्या 33 होती है और 2 व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन जिनका नाम है, उनकी संख्या भी 2 होती है। संयुक्ताक्षर 4 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। आप इन्हें गिनकर देख लेंगे कि कुल मिलाकर यह 52 ही होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहले स्वर के बारे में। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले स्वर लिखते हैं। यहाँ देखिए अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है कि 11 स्वर होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें गिनेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 13 अक्षर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्वर 11 होते हैं और यही सही है, हर किताब में आपको स्वर 11 ही मिलेंगे। तो फिर यहाँ 13 अक्षर कैसे हो गए? 13 अक्षर यहाँ इसलिए हो गए कि ये अंत के 2 अक्षर जो हैं वह स्वर नहीं है।
तो ये क्या है? यह व्यंजन है? नहीं, ये व्यंजन भी नहीं है। अंग और अह को हम आधा स्वर और आधा व्यंजन कहते हैं। ये 50% स्वर है और 50% व्यंजन है। इन दोनों को मिलाकर हम इसे अयोगवाह कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी है। ये आधा स्वर है, आधा व्यंजन है। यही दो अक्षर के बारे में मैंने आपसे यहाँ बताया कि दो अयोगवाह अक्षर होते हैं। स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन को भी लिखने का एक व्यवस्थित क्रम है। इसे हम जैसे तैसे नहीं लिख सकते। पहले हम क ग्रुप को लिखेंगे। इसे हम क वर्ग कहते हैं। इसे हम च वर्ग कहते हैं। इसे ट वर्ग कहेंगे। यह त वर्ग है और यह प वर्ग है, यह य वर्ग है। क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, जिसमें हम पहले क, फिर ख, ग, घ, अंग लिखते हैं। उसके बाद हम ट वर्ग पे नहीं जा सकते। उसके बाद हमें च वर्ग ही लिखना होता है। च वर्ग में भी 5 अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ और य। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। तो ये हैं हमारे व्यंजन। इन्हें आप गिनकर देखोगे, ये कुल 33 है। व्यंजनों के बाद भी वर्णमाला में कुछ अन्य अक्षर आते हैं। चूँकि हम कहते हैं कि वर्णमाला को 2 ही वर्गों में बांट सकते हैं, जो कि स्वर और व्यंजन है, लेकिन इसके बाद भी हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ग भी आते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हिंदी वर्णमाला को कह सकते हैं कि 3-4 वर्गों में बांट सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम अलग वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो 2 वर्ण हैं, जिसे हम बड़ी र या ड वाला र भी कुछ बच्चे कहते हैं, यह एक अन्य प्रकार का ढ है, जिसके नीचे आप बिंदी देखेंगे। यहाँ पर जो ढ मैंने लिखा था, इसके नीचे बिंदी नहीं है। हिंदी वर्णमाला में ये 2 ढ होते हैं और यह ड़ भी होता है। ये दोनों अक्षर जो हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है उत्क्षिप्त व्यंजन। इन 2 वर्णों को उत्क्षिप्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी की वर्णमाला में इनका कोई भी स्थान पहले से निश्चित नहीं है। अयोगवाह जो है, उनका एक स्थान निश्चित है कि स्वर के बाद इन्हें यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन इन उत्क्षिप्त व्यंजनों का कोई स्थान नहीं है कि इन्हें कहाँ लिखा जाए या किस जगह पे रखे जाएं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी कि ये बहुत ही कह सकते हैं कि नेग्लेक्टेड, इसको बहुत कोई स्थान फिक्स नहीं है, तो लेकिन ये है, तो इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसको विशेष महत्व तो नहीं दिया गया है हिंदी वर्णमाला में, स्थान के रूप में कह सकते हैं। वरना तो आप जानते हैं कि ये जो बड़ा वाला र है, इसका कितना महत्व है। बहुत से शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि बड़ा शब्द खुद ही, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। पेड़ में, घोड़ा में, घड़ा में, तमाम शब्द हैं। और हम सड़क में, तो बहुत से शब्द हैं। हम इसके बिना हिंदी, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत कम प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी स्थान निश्चित न होने के कारण इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं।
उसके बाद आता है यह संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर। संयुक्त वर्ण ये 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। संयुक्त वर्ण हिंदी में 4 हैं। संयुक्त वर्ण का अर्थ क्या होता है? संयुक्ताक्षर का अर्थ होता है 2 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया अक्षर। 2 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया अक्षर, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, छ में 2 अक्षर छिपे हुए रहते हैं। यह आधा क और मूर्धन्य श के मिलाने से बनता है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले श लिख दिया और फिर क लिख दिया और मिलाने से ये बन जाएगा, नहीं। आपको पहले क ही लिखना होगा और उसमें एक हलंत देना होगा। हलंत देने का अर्थ है कि क यहाँ पर आधा है, पूरा नहीं है। और इस आधा क के साथ जब हम मूर्धन्य श मिलाते हैं तो यह इस प्रकार की संरचना बन जाती है, ऐसा डिजाइन बन जाता है। इसलिए यह संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्त अक्षर, इसमें एक अक्षर नहीं है। त्र जब हम लिखते हैं इसमें भी 2 अक्षर छिपे हुए हैं। आधा त है, त में देखिए फिर से मैंने हलंत दिया है, और यह र है। त और र को मिलाने से त्र बन जाता है। तीसरा जो संयुक्ताक्षर है उसमें ज और य मिले हुए रहते हैं। ज को देखिए हलंत से, ये आधा ज है और उसके साथ य, इसको जब मिलाते हैं तो ऐसी संरचना, ऐसा डिजाइन हमें मिल जाता है। फिर इसमें यह तालव्य श, और तालव्य श में देखिए यहाँ पे ये है हलंत है, यानी कि ये आधा है, और उसमें र मिलाने से यह डिजाइन हमें मिलता है। तो इसलिए यह अक्षर जो हैं संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें 2 अक्षर संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इन चारों को छोड़कर हम कभी भी 2 अक्षरों को नहीं मिलाते हैं। बिल्कुल मिलाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको यहीं पर दे देती हूँ। कि जब हम आधा द और य को मिलाते हैं तो इस प्रकार की संरचना भी हमें देखने को मिलती है। विद्यालय को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर द हलंत के साथ आधा है और उसके साथ फिर य है, इसे हम विद्यालय कहते हैं। लेकिन जब भी हम आधा द और य को मिलाते हैं तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, ये स्पेलिंग भी सही है, यह वर्तनी भी सही है और यह भी सही है। तो द और य को मिलाकर हम यदि ऐसे लिख दें और उसमें ये जो खड़ी पाई है आ की मात्रा उसे दे दें तो यह भी सही है और यह भी सही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 अक्षरों को मिलाने से तीसरी संरचना यदि हमें मिलती है, एक भिन्न प्रकार की संरचना, तो हम उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हिंदी में 5 संयुक्ताक्षर हैं या उससे भी ज़्यादा? तो मैं आपको कहूँगी कि नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसी को मानते हैं जो कि विद्वानों द्वारा मान्य है, जो कि हिंदी के व्याकरण में, जो प्रमाणित व्याकरण है उसकी पुस्तक में लिखा गया है। तो ये जो अक्षर है वह विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है। विद्वानों यानी जिनके द्वारा हमारा व्याकरण लिखा गया है, जिनके द्वारा हमारे व्याकरण की पुस्तक जो है वो प्रमाणित की गई है। तो इसलिए हम इसे संयुक्ताक्षर नहीं मानेंगे, भले ही हम इसे ऐसा लिखें, भले ही द और य को मिलाने के बाद ये संरचना हमें मिलती हो, लेकिन हम हमेशा हिंदी के 4 संयुक्ताक्षर ही कहेंगे। तो बात मुझे लग रहा है कि समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूँगी कि मैंने आपको वर्णमाला और लिपि के बारे में बात की है यहाँ पर।
हिंदी की वर्णमाला जिसमें ये सारे वर्ण आते हैं, और हिंदी की वर्णमाला को लिखने का जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन का नाम है देवनागरी। हिंदी की वर्णमाला को लिखने की जो लिपि है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। यहाँ पर कई बार आपको हिंदी भाषा में अंग्रेजी लेटर्स में आपको हिंदी भाषा लिखी हुई दिखेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मैं घर जा रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि यह हिंदी है या अंग्रेजी है। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछती हूँ तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि यह हिंदी है, या कभी वह अंग्रेजी भी कह बैठते हैं। तो मैं आज ये कन्फ्यूज़न, ये दुविधा दूर करना चाहूँगी कि यह भाषा बिल्कुल हिंदी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं घर जा रही हूँ, जब मुंह से कहेंगे तो ये हिंदी भाषा ही होगी। लेकिन जब हम इसे कागज़ पर लिखते हैं तो हमें कोई संकेत चाहिए होता है, कोई डिज़ाइन चाहिए होता है कि हम इन शब्दों को किस लिपि में लिखें। तो यहाँ पर मैं घर जा रही हूँ, मैंने यहाँ पर रोमन लिपि में लिखा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये रोमन क्या है। इंग्लिश में हम ए से जेड तक जो भी पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसकी लिपि का नाम रोमन है, जैसे कि हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। इसे हम अंग्रेजी में लिखा हुआ नहीं कहेंगे। यह भाषा हिंदी है, लेकिन लिपि जो है वो अंग्रेजी वाली लिपि है, जिसका नाम अंग्रेजी नहीं रोमन है। तो यह हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। आई एम गोइंग टू होम, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू होम, यह भाषा जो है वो तो अंग्रेजी है, लेकिन लिपि हमारी देवनागरी है। तो इस तरह का अंतर है, आपको समझना होगा कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए, हमारी हिंदी वर्णमाला में जो 3 प्रकार के श आते हैं, हिंदी वर्णमाला थोड़ी सी अंग्रेजी के मुकाबले कठिन होती है। इसमें बहुत से वर्ण होते हैं, उनके उच्चारण बहुत अलग होते हैं। लेकिन गर्व की बात यह है कि हिंदी वर्णमाला की जो भी लिपि है, जितने भी वर्ण इसमें हैं, वो संसार में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक माने जाते हैं। अब वैज्ञानिक किसे कहते हैं, यह मैं इतना विस्तार में आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सिर्फ इतना जान लीजिए कि इन ध्वनियों को लिखने का जो यह डिज़ाइन है, यह सबसे प्रामाणिक है। इससे ज़्यादा प्रामाणिक, जैसे कि स है, ये दंत स, इसे इसी प्रकार से लिखा जाना है। चाहे आप जो भी मान ले, जैसे कि इंग्लिश में एस लिखते हैं, या कभी कभी सी से भी हम स इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वो जो सी और एस जो संकेत है, जो लिखने का प्रकार या डिज़ाइन है, वह इसकी ध्वनि, यानी जब हम मुंह से स कहते हैं तो इस सबसे ज़्यादा निकट जो है वो इसी संकेत से मिलती जुलती है, इसी से मिलती है। ये सारे, जैसे ह को हम इंग्लिश में भले ही एच से दिखाएं, लेकिन ह ध्वनि सबसे ज़्यादा इसी संकेत के निकट है। इतना आप जान लीजिए कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वह सबसे ज़्यादा साइंटिफिक, यानी कि वैज्ञानिक लिपि है। अब देखिए, यहाँ पे 3 श हैं। अब वैज्ञानिक लिपि पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, कुछ थोड़ा जानना ही होगा। अब है तो है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ 3 प्रकार के ये श है, ये श है और ये स है। देखिए, ये हमारा मुंह है, ये हमारी जिह्वा है, जीभ।
जब हम दंते स बोलते हैं, देखिए इसका नाम आप र वाला स प वाला श मत कीजिएगा। ऐसा करेंगे तो इसके उच्चारण स्थान के विषय में आपको गड़बड़ी हो जाएगी। इसके नाम को जानना जरूरी है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसे हम तालव्य श कहते हैं, मूर्धन्य श कहते हैं, इसे दंते स कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि दंते स यानी कि दांत से इसका कोई कनेक्शन है। बिल्कुल है। दांत जहाँ पे मसूड़े से निकला रहता है, यानी दांत और मसूड़ा जहाँ पे एकदम मिला हुआ रहता है, जब हम दंते स को बोलते हैं तो हमारी जीभ उस स्थान को छूती है। स जैसे कि सांप कहिए, देखिएगा आपका जीभ कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा। ये दांत है, ये मुंह खुला हुआ है, ये नीचे का दांत है, ये जीभ है, ये जाके यहाँ पर छुएगा जहाँ पे दांत मसूड़े से निकला रहता है, मिला रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब जब हम तालव्य श को बोलते हैं तो इसमें जीभ जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से नहीं, यहाँ पे ऊपर में जो तालु है उसमें थोड़ा सा ऊपर की ओर। जैसे कि हम शहर कहते हैं तो हम शहर नहीं कहते हैं, हम शहर कहते हैं। हम शहद कहते हैं, हम शहद नहीं कहते हैं, सहद नहीं, शहद, श थोड़ा सा ऊपर जीभ जाएगा। ठीक वैसे ही गोलाकार स्थिति होती है, हवा वैसे ही निकलती है, लेकिन इस जीभ के छूने का स्थान जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक इसी तरह से मूर्धन्य श जब हम बोलते हैं तो यह यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, बहुत ऊपर की ओर जाता है और ये थोड़ा सा कठिन होता है। हिंदी में इस स से जुड़े हुए बहुत से शब्द नहीं हैं, ज़्यादातर प्रयोग इन दोनों स का होता है। तो इन दोनों स का उच्चारण आप एक भी करें तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि विद्वानों की मांग हो रही है कि इसमें से एक स को हटा दिया जाए। खैर जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी ये जो है देखिए इसका उच्चारण जब हम कहते हैं दंते का तो हम कहते हैं स। इसको कहते हैं शब्द, शहद, शहर, तो इसको हम कहते हैं श। ये हो गया आपका श। तो थोड़ा सा कठिन है, आप चाहे तो प्रयास कर सकते हैं और नहीं तो दोनों का उच्चारण आप एक जैसा कर सकते हैं, ये अलग होता है बिल्कुल। तो इसके अलावा अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम हिंदी की जब ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हर्ष, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घो पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है हर्ष। यदि हम कहें तो बहुत से हर्ष, हर्षई, दीर्घई करते हैं तो भूल, उन्हें कन्फ्यूज़न होती है कि हर्षई और छोटी ई क्या है, हर्षौ और दीर्घौ क्या है। तो आप छोटी ई, बड़ी ई भी कह सकते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी कह सकते हैं, और हर्षौ, दीर्घौ, हर्षई, दीर्घई भी कह सकते हैं। हर्ष का मतलब होता है छोटा या छोटी, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या बड़ी। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ई को जब हम कहते हैं, ई छोटी ई कहते हैं और बड़ी ई कहते हैं, छोटा ई और बड़ा ई नहीं कहते। और ऊ जब हम कहते हैं तो वह ऊ को हम पुरुष रूप में मानते हैं, तो हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहते हैं, छोटी ऊ और बड़ी ऊ नहीं कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ा है अह और अंग और अह। अंग की मात्रा को जैसे कि हम कहते हैं क में आ की मात्रा दो, क में ई की मात्रा दो, क में ऊ की मात्रा दो। तो जब हम अंग की मात्रा देते हैं तो उसे हम अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। किसी भी अक्षर में जब हम अह की मात्रा देते हैं तो उसे अनुनासिक की मात्रा कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं इसे। हम इसको अनुस्वार और अनुनासिक मात्रा कहते हैं। इसे हम अंग की मात्रा, अह की मात्रा भी कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण, सही जो है बातें वो ये है। तो आप जैसा भी आसान हो वो भी कह सकते हैं, अंग की मात्रा या अह की मात्रा, कोई बात नहीं है, सही लिखना जरूरी है।
यहाँ पर ये चंद्र बिंदु की मात्रा है, इसका भी प्रयोग हम बहुत करते हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि हमें हिंदी वर्णमाला में इसको लेकर, जैसे कि अंग अह है, लेकिन इसको लेकर कोई अक्षर नहीं है, लेकिन ये मात्रा हम बहुत प्रयोग में लाते हैं। इसका उच्चारण देखिए, जब हम ये मात्रा देते हैं जैसे अंडा, अंडा, तो यहाँ पे एक न जैसा स्वर उभर के आता है, अनडा, अंडा। लेकिन जब हम आँख कहते हैं तो हम आंख नहीं कहते हैं, हम आँख कहते हैं, आंख नहीं कहते। इसमें न नहीं आता है, इसे हम सिर्फ नाक से ही ध्वनि निकालते हैं। न अक्षर का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं होता है। इसका भी प्रयोग हम करते हैं। यह हिंदी वर्णमाला का नहीं है। यह जो मात्रा है यहाँ पे देखिए, आपकी चंद्र बिंदु जैसा दिया है, लेकिन इसमें बिंदु नहीं है। इसका प्रयोग हम करते हैं जब हम अंग्रेजी का कोई शब्द हिंदी में लिखते हैं, जैसे कि कॉलेज, जैसे कि बॉस, जैसे कि ऑफिस। तो उस तरह के शब्दों का जो सही उच्चारण इंग्लिश में होता है, उसे हिंदी में पूर्णतः लाने के लिए कोई मात्रा नहीं थी। जैसे कि हम ऑफिस को ऑफिस नहीं कह सकते या ऑफिस नहीं कह सकते, हमें ऑफिस कहना होता है। तो वैसे शब्दों के लिए हम यह मात्रा प्रयोग में लाते हैं। मैं पहले की वीडियो जो बनाई हूँ चैप्टर्स को समझाते समय, उसमें कुछ उदाहरण भी मैंने इसके दिए हैं, तो मैं नए से नहीं लिख रही हूँ। फ, यहाँ पे एक देखिएगा, एक नीचे बिंदी है, इसे हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता की मात्रा है यह। उर्दू वाले शब्द लिखने के लिए कई बार हमें ऐसे वर्णों का प्रयोग करना होता है, यह हिंदी का नहीं है। इन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत मीन्स दूसरे भाषाओं से आई हुई ध्वनि, यह हिंदी में नहीं थी। ये जो स्वर है, जैसे कि कॉलेज, कॉलेज, तो ये और ये, जैसे कि ज हम हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन ज जो ध्वनि है, ज, ज, वैसे हम उर्दू से ही आया हुआ मानते हैं। और इसको हम जब भी उर्दू के शब्द कभी हिंदी में लिखते हैं, तो ठीक उच्चारण लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी की वर्णमाला की कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है। ये जितने भी हमारे पास स्वर हैं, आपको छोटा लगेगा, जितने भी स्वर हैं, इन सब की एक मात्रा अलग से होती है, और मात्राओं का डिजाइन भी बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम ई की मात्रा देते हैं, तो जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हम क में ई की मात्रा देने के लिए हम ऐसे नहीं लिख देते, हमें इसकी मात्रा यानी उसका एक अलग डिजाइन देना होता है। जैसे कि ये ई की मात्रा हो गई, तो वैसे ही क में ऊ की मात्रा यदि हम देंगे, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, इसकी मात्रा यानी इसका सिंबल यानी इसका संकेत देंगे, जो कि ऐसा होगा। तो इसे भी पढ़ना है और बहुत ज़रूरी है इसे पढ़ना। तो एक वीडियो में ये समाप्त नहीं हो सकता है, और हिंदी की वर्णमाला को सीखने के लिए बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, इसे जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होता है दूसरे ABCD के मुकाबले, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो देवनागरी लिपि है, हमारी जो वर्णमाला है, बहुत ही वैज्ञानिक है, तो गर्व होता है। और अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होती है, तो हम ये करेंगे। और अब से कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, आराम से आप कह सकते हैं कि हिंदी में कुल इतने वर्ण होते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, मात्राओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए, धन्यवाद, बाय।